नमस्ते। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सुनने में शायद थोड़ा अकाउंटिंग जैसा लगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हाँ, लेकिन ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये असल में किसी भी बिजनेस के अंदर की कहानी को एक जासूस की तरह समझने का तरीका है। जासूस की तरह, ये मुझे पसंद आया। तो मतलब आज का हमारा मिशन सिर्फ परिभाषाएं रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कंपनियां कैसे अपनी लागत का अंदाजा लगाती हैं, उसे नापती हैं। और जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं होती तो उसके पीछे का क्यों कैसे ढूंढती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये स्टैंडर्ड कॉस्ट आखिर है क्या? मतलब ये शब्द हम सुनते तो बहुत हैं। देखो, आसान भाषा में ये एक सवाल का जवाब है। अगर सब कुछ एकदम ठीक ठाक चले, मतलब एफिशिएंटली, तो एक चीज को बनाने में कितना खर्च आना चाहिए। अच्छा, तो ये एक तरह का बेंचमार्क हुआ, एक टारगेट। ठीक है, एग्जैक्टली। ये एक पैमाना है, एक यार्डस्टिक है जिसके खिलाफ आप अपने असल खर्च को नापते हो। ये कोई हवाई अंदाजा नहीं है। ठीक है, तो इसे समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम एक कंपनी शुरू करते हैं जो लेदर बैग्स बनाती है। नाम रख लेते हैं बागे हिंद। बढ़िया नाम है। तो हमारे एक बैग को बनाने की स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगी, और मतलब ये प्रोसेस शुरू कैसे होता है, हम ये तय कैसे करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। तो प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड्स तय करेंगे। फिर जब प्रोडक्शन शुरू होगा तो हम एक्चुअल कॉस्ट्स यानी असल लागत को ट्रैक करेंगे। और फिर दोनों की तुलना करेंगे। हाँ, और उस तुलना से जो अंतर निकलेगा उसे कहते हैं वेरिएंस। और फिर असली जासूसी का काम शुरू होता है, इन वेरिएंसेस का विश्लेषण करना। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड्स तय करने से पहले मैंने नोट्स में पढ़ा कि स्टैंडर्ड्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है आइडियल स्टैंडर्ड। हाँ, आइडियल स्टैंडर्ड मतलब सब कुछ परफेक्ट हो, कोई मशीन ब्रेकडाउन नहीं, कोई छुट्टी नहीं, 1 इंच भी कच्चा माल बर्बाद नहीं। एक मिनट, पर ये तो असल में कभी होता ही नहीं है। तो फिर ऐसे स्टैंडर्ड का फायदा क्या है? ये तो टीम को एक तरह से फेल होने के लिए सेट करने जैसा नहीं हो गया? थोड़ा डीमोरलाइजिंग सा लगता है। ये बहुत वैलिड पॉइंट है और ये इसकी एक बहुत कॉमन आलोचना भी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कर्मचारियों का मनोबल गिराता है। तो फिर लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ये आपको हमेशा बेहतर करने के लिए, इनोवेशन के लिए एक नॉर्थ स्टार की तरह गाइड करता है, भले ही आप वहां कभी पहुंच ना पाओ। अच्छा, लेकिन हाँ, रोजमर्रा के काम के लिए ज्यादातर कंपनियां जो इस्तेमाल करती हैं वो है प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड। प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड मतलब जो असल में हासिल किया जा सके, जिसमें हम ये मानकर चलते हैं कि थोड़ी बहुत बर्बादी होगी, मशीन कभी कभी रुकेगी, ये सब एकदम से ये एक चुनौतीपूर्ण लेकिन हासिल करने लायक लक्ष्य होता है। तो हमारी बागे हिंद कंपनी के लिए हम यही प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड सेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। हमारे बैग के लिए लागत के 3 मेन हिस्से होंगे: मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। हाँ, मटेरियल से शुरू करते हैं। तो हमारे बैग के लिए सबसे जरूरी है लेदर। यहाँ पर 2 चीजें होंगी, एक तो लेदर की कीमत और दूसरा कि एक बैग में कितना लेदर लगेगा। सही है? बिल्कुल। पहले को कहते हैं मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड, मतलब हमें लेदर किस औसत कीमत पर खरीदना चाहिए, ये हमारा खरीद विभाग तय करेगा, मार्केट रिसर्च करके। हाँ। और दूसरे को कहते हैं मटेरियल यूसेज स्टैंडर्ड, यानी एक बैग बनाने में मान लो कितने स्क्वायर फीट लेदर लगना चाहिए, ये डिजाइन और प्रोडक्शन टीम बताएगी। ठीक है, तो मटेरियल का हिसाब हो गया। अब आते हैं लेबर पर, वो कारीगर जो इस लेदर को काट कर बैग बनाएंगे। यहां भी वही 2 मोर्चे हैं। पहला लेबर रेट स्टैंडर्ड, हाँ। मतलब हम कारीगरों को प्रति घंटा कितना पैसा देंगे। सही। और दूसरा लेबर एफिशिएंसी स्टैंडर्ड, मतलब एक कारीगर को एक बैग बनाने में कितना समय लगना चाहिए। इसके लिए अक्सर टाइम एंड मोशन स्टडीज जैसी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। MAO। मटेरियल, लेबर और फिर आते हैं ओवरहेड्स, फैक्ट्री का किराया, बिजली का बिल, ये सब। हाँ। इनके लिए भी एक स्टैंडर्ड रेट तय किया जाता है, जैसे पर लेबर आवर। जब ये सब जुड़ जाता है तो हमारे पास बागे हिंद के एक बैग की स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट तैयार हो जाती है। तो ये एक तरह से उस बैग की रेसिपी बुक हो गई। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल, इतना मटेरियल, इतने घंटे का काम, इतना ओवरहेड, बराबर एक बैग की टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है ना? स्टैंडर्ड कॉस्ट एक यूनिट की होती है जी, जैसे हमारे एक बैग की। हाँ। जबकि बजट पूरी कंपनी या पूरे महीने के कुल खर्चे के लिए होता है। बिल्कुल सही। स्टैंडर्ड कॉस्ट रेसिपी है, बजट पूरी पार्टी का मेन्यू प्लान है। सही है।
ओके, अब कहानी में असली मोड़ आता है। ओके। मान लो 3 महीने बीत गए, हमने 1000 बैग बनाए। अब हम हिसाब लेकर बैठते हैं। हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट के हिसाब से एक बैग 500 रुपए में बनना चाहिए था। लेकिन असल में खर्च आया मान लीजिए 550 रुपए प्रति बैग। एग्जैक्टली तो ये जो 50 रुपए का अंतर है, यही वेरिएंस है। और क्योंकि हमारी असल लागत स्टैंडर्ड से ज्यादा है, तो ये एक एडवर्स या अनफेवरेबल वेरिएंस है। यानी बुरी खबर। बुरी खबर। तो अब हमारी जासूसी शुरू होती है। ये 50 रुपए का फालतू खर्च आया कहाँ से? क्या लेदर महंगा मिला या कारीगरों ने ज्यादा टाइम ले लिया? यही तो असली विश्लेषण है। हम इस 50 रुपए के टुकड़े टुकड़े करेंगे। मटेरियल और लेबर दोनों में हम 2 तरह के वेरिएंस देखेंगे। एक प्राइस वेरिएंस, कीमत का अंतर, और दूसरा एफिशिएंसी या यूसेज वेरिएंस, यानी मात्रा या कुशलता का अंतर। ठीक है, तो चलिए मटेरियल वेरिएंस की चीर-फाड़ करते हैं। मान लीजिए हमारे खरीद मैनेजर आते हैं और कहते हैं, देखो मैंने क्या बढ़िया डील की है, लेदर स्टैंडर्ड प्राइस से भी सस्ता खरीदा है। तो ये तो हो गया फेवरेबल प्राइस वेरिएंस। अच्छी खबर, कागज पे तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ, एक लेकिन है। फिर प्रोडक्शन मैनेजर आता है और कहता है, जो सस्ता लेदर आया था वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का था। उसे काटने में बहुत बर्बादी हुई और हमारे कारीगरों को भी उसे संभालने में बहुत ज्यादा समय लगा। अरे वाह, तो अब हमारे पास एक एडवर्स मटेरियल यूसेज वेरिएंस आ गया क्योंकि ज्यादा माल इस्तेमाल हुआ। और शायद एक एडवर्स लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी आ गया क्योंकि कारीगरों ने ज्यादा समय लिया। तो ये तो पूरी कहानी पलट गई। मतलब मैनेजर ने पैसे बचाने के चक्कर में जो सस्ता सौदा किया, उसने प्रोडक्शन लाइन पर उससे ज्यादा का नुकसान कर दिया। यही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की खूबसूरती है। ये आपको पूरी तस्वीर देखने पर मजबूर करता है। आपको पता चलता है कि बिजनेस के अलग अलग हिस्से एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। सिर्फ एक नंबर देख के खुश या दुखी नहीं होना है। बिल्कुल नहीं, आपको पूरी कहानी समझनी होगी। और यही सेम लॉजिक लेबर पे भी लागू होता होगा। जैसे हो सकता है हमने कम सैलरी पर नए कम कुशल कारीगर रख लिया। हाँ, तो हमारा लेबर रेट वेरिएंस तो फेवरेबल हो गया, हम प्रति घंटा कम पैसे दे रहे हैं। लेकिन उन नए कारीगरों ने एक बैग बनाने में स्टैंडर्ड समय से कई ज्यादा समय लिया, तो हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बहुत एडवर्स हो गया। फिर से वही बात, एक जगह की बचत ने दूसरी जगह बड़ा खर्चा करवा दिया। ये विश्लेषण हमें इन ट्रेड ऑफ्स को समझने में मदद करता है। करेक्ट। और ये सिर्फ लागत तक ही तो सीमित नहीं है ना, हम यही एनालिसिस अपनी सेल्स पर भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और ये बहुत जरूरी भी है। आप देख सकते हैं सेल्स प्राइस वेरिएंस। क्या हमने अपना बैग सोची हुई कीमत से ज्यादा में बेचा या कम में? और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, क्या हमने बजट से ज्यादा बैग बेचे या कम? तो यहाँ भी एक दिलचस्प कहानी हो सकती है। हो सकता है हमने अपने बैग पर डिस्काउंट दे दिया, कीमत कम कर दी, जिससे एडवर्स सेल्स प्राइस वेरिएंस आया। हाँ, लेकिन उस डिस्काउंट की वजह से हमारी बिक्री दोगुनी हो गई, तो एक बहुत बड़ा फेवरेबल सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस मिल गया। एकदम। और ये एक सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी हो सकती है मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए। तो वेरिएंसेस सिर्फ गलतियों को नहीं दिखाते हैं, वे आपके स्ट्रेटेजिक फैसलों के नतीजों को भी दिखाते हैं। ये तो वाकई बहुत गहरा है। तो अब जब हम ये सारी जासूसी कर लेते हैं, तो इसका फायदा क्या है? कंपनियां ये सब करती क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा फायदा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन? हाँ, इसे ऐसे समझो कि आप एक फायर चीफ हो। आप शहर के हर घर पर 24 घंटे नजर नहीं रखते, आप बस अलार्म बजने का इंतजार करते हो। अच्छा। ये जो बड़े एडवर्स वेरिएंसेस हैं, ये वही अलार्म है। मैनेजमेंट को अपना कीमती समय हर छोटी मोटी चीज पर नहीं लगाना है। वो सिर्फ वहीं ध्यान देते हैं जहां आग लगी है, जहां प्लान से बहुत बड़ा डिविएशन है। ये समझ में आता है। इससे समय बचता है, फोकस बढ़ता है, और ये जिम्मेदारी तय करने में भी मदद करता होगा। लेदर महंगा आया तो खरीद विभाग जवाबदेह है। हाँ। बर्बादी ज्यादा हुई तो प्रोडक्शन विभाग। हाँ, ये कंट्रोल मैकेनिज्म की तरह काम करता है। लेकिन हर सिस्टम की तरह इसके भी कुछ नुकसान होंगे। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या इसमें कोई खामी भी है? बिल्कुल है, और उन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी कमी यह है कि स्टैंडर्ड्स पर बहुत ज्यादा फोकस करने से कंपनियां कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट यानी लगातार सुधार की भावना खो सकती हैं। मतलब टीमें सिर्फ स्टैंडर्ड को पूरा करने की कोशिश करती हैं, उससे बेहतर करने की नहीं। हाँ, लक्ष्य अच्छा करना बन जाता है, बेहतर करना नहीं। जस्ट मीट द स्टैंडर्ड वाला एटीट्यूड आ सकता है। बिल्कुल ये एक बहुत दिलचस्प पॉइंट है। और जैसा हमने पहले देखा, एक फेवरेबल वेरिएंस भी हमेशा अच्छा नहीं होता। सस्ता माल खरीदकर आप बाद में अपनी क्वालिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सही बात।
और इसका एक मानवीय पहलू भी है। अगर आप हमेशा सिर्फ नेगेटिव वेरिएंसेस पर ही ध्यान देंगे और लोगों को डांटेंगे, तो इससे कर्मचारियों का मनोबल गिर सकता है। माहौल डर का बन सकता है, इनोवेशन का नहीं। बिल्कुल। तो आज हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की इस पूरी कहानी को समझा। हमने अपनी लेदर बैग कंपनी बाग-ए-हिंद के साथ ये सफर तय किया। कैसे एक बेंचमार्क सेट होता है, कैसे असल नतीजों की तुलना होती है, और सबसे जरूरी कैसे इन वेरिएंसेस के पीछे छिपी कहानियों को उजागर किया जाता है। यह सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये बिजनेस को गहराई से समझने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। बिल्कुल। और जाते जाते बस एक विचार छोड़कर जाता हूँ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंट्रोल के लिए एक बेहतरीन औजार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज की इतनी तेजी से बदलती दुनिया में, जहां बाजार और तकनीक हर दिन बदल रहे हैं, क्या पहले से तय किए गए स्टैंडर्ड पर सख्ती से टिके रहना हमेशा सही होता है? या असली चुनौती ये है कि हम स्टैंडर्ड को पूरा करने के जुनून से आगे बढ़कर लगातार सुधार करने पर ध्यान दें, भले ही इसके लिए हमें अपनी मूल योजना से क्यों न हटना पड़े।